आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंडीशन वेयरइन देयर इज़ अ डिफिसिट इन प्रॉब्लम प्रोसेसिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज को प्रोसेस करने में दिक्कत होती है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में। साथ ही स्पोकन बोलने में और रिटन लिखने में भी दिक्कत होती है। एंड दैट में मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज अ डिफ़िकल्टी टू कॉम्प्रीहेंड कैसे करना है उसमें परेशानी होगी। स्पीक, रीड, राइट, स्पेलिंग और टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन and include such as condition as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia। ये जो है कुछ इसके टाइप्स हैं। और बच्चे को SLD में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी SLD बच्चे को जो है प्रोसेस लैंग्वेज को प्रोसेस करने में दिक्कत होती है, बोलने में, लिखने में, रीड करने में कोई भी चीज़ और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? काउजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर काउज्ड बाय डिफरेंस इन द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इन द पर्सन ब्रेन। मतलब बच्चे की न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, दीज डिफरेंस कैन ऑकर बिफोर द पर्सन इज बॉर्न, ड्यूरिंग देयर बर्थ और इन अर्ली चाइल्डहुड एंड मे बी काउज्ड बाय द फैक्टर्स। और कई सारे हो सकता है कि जब बच्चा पैदा होने वाला उस समय कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई हों, या फिर जब होने वाला हो उस समय, या फिर बाद में जब अर्ली चाइल्डहुड में जब पहुंचा तब हो सकती है। ठीक है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं अगर अर्ली चाइल्डहुड में तो मैटरनल इलनेस और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैटरनल इलनेस हो सकता है प्रेगनेंसी के समय। बर्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन, बेबी को जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम मिलती है। थर्ड पॉइंट्स, certain genes that can be make the person more genetically predisposed to developing a learning disability। नेक्स्ट, इंजरी हो सकता है। ठीक है, जैसे हेड इंजरीज हो सकती हैं। और इलनेस में यानी बीमारी हो सकता है कुछ अर्ली चाइल्डहुड में हो गई, जैसे मेनिंजाइटिस। हेल्थ कंडीशंस में सिर्फ अगर कोई हेल्थ कंडीशन हो गया जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी या डाउन सिंड्रोम हुआ, तो ये भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का कारण बन सकती हैं। अब इनका प्रिवेंशन कैसे करें, बचाव कैसे करें? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं क्योंकि ये लर्निंग डिसेबिलिटी को जो है हिडन डिसेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। हम इसको ईजिली जो है पहचान नहीं सकते, बहुत मुश्किल होती है डायग्नोस करना लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को, ऐसे हिडन डिसेबिलिटी भी कहा जाता है। प्रिवेंशन यानी बचाव हम कैसे करें? थ्रू कंप्लीट प्रिवेंशन फॉर सम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ ऐसे डिसेबिलिटीज़ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जिसको कंप्लीट प्रिवेंशन नहीं किया जा सकता है। दैट रिस्क कैन बी लोअर्ड, जिसमें लोअर रिस्क होते हैं। इट इज़ एडवाइज टू अवॉइड अल्कोहल। एडवाइस देते हैं, इसमें हम बता सकते हैं, मना कर सकते हैं पेरेंट्स को कि आप अल्कोहल को अवॉइड करो। ठीक है, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर प्रेगनेंसी में अगर है तो। टॉक्सिन शैल बी अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ बाई मदर एंड चाइल्ड, ताकि माता और बच्चे दोनों के लिए हेल्थ के लिए लाभकारी हो, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल और टॉक्सिन्स वगैरह। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस शैल बी अवॉइडेड एंड प्रिस्क्रिप्शन शैल बी टेकन आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट ऑफ साइड इफेक्ट्स विल हेल्प द मेडिकल प्रोफेशनल फॉर द चाइल्ड एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। यानी कि सबसे पहले डॉक्टर से एक बार सलाह, या प्रोफेशनल से, जो मेडिकल प्रोफेशनल है या डॉक्टर है, उससे पहले एक बार सलाह ले लेनी चाहिए जब हम प्रेगनेंसी का समय जब होता है उस समय, या उसके बाद कि प्रॉपर, वो भी प्रॉपर असेसमेंट के बाद कि
बच्चे को कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, ठीक है, या उसको मेडिकेशन या कोई प्रिस्क्रिप्शन जो है फालतू की दवाई नहीं खानी है, ठीक है, जो आवश्यक है, जो ज़रूरी है उसी को लेना है, मेडिकेशन लेना है, ठीक है। स्ट्रेस शैल बी अवॉइड, यानी कि सिर दर्द नहीं लेना है कि हाँ स्ट्रेस हो गया कि अब नहीं हो सकता है, ये परेशानी है तो हम इसको आगे कैसे ठीक कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का कोई छोटी से छोटी चीज़ हो उसमें स्ट्रेस नहीं लेना, कोई बड़ा भी अगर कोई काम रुक गया है, पेंडिंग है, तो उसमें भी कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के समय स्ट्रेस तो खासकर बिल्कुल ही ना लें, और कोशिश करें होम और सोशल सराउंडिंग प्रोवाइड कराएं चाइल्ड को, एंड शैल बी टेकन इफ़ एनी हियरिंग और सीइंग डिफिसिट इन नोटिस इन द चाइल्ड। अगर कोई देखने की परेशानी या सुनने की परेशानी अगर लगता है कि बच्चे को है तो उसे इमीडिएटली जो है चेकअप के लिए ले जाए। कीप ट्रैक ऑफ द चाइल्डहुड माइलस्टोन, जो है चाइल्डहुड माइलस्टोन्स उसको ट्रैक करते रहें, ठीक है। बच्चा जैसे 2 साल में चलने फिरने लग जाता है, 3 साल में खुश है, तो क्या वो चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, कितने अक्षर जैसे का दादी माँ पापा ऐसे बोलने लग जाता है बच्चा 2 साल 2.5 साल का जब बच्चा होता है, तो अगर वो इस एज तक बोलने लग रहा है तब तो माइलस्टोन ठीक है। अगर उसमें भी अगर 1-2 अक्षर नहीं बोल पा रहा है तो फिर उसे एक बार ज़रूर चेक कराएं, और साथ ही उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट प्रोवाइड कराएं और हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएं, ठीक है, जिससे SLD से प्रिवेंट किया जा सकता है। जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी उससे बचाव करने के तरीके हैं। अब कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज़ होती हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़? तो 7 प्रकार की होती हैं, और ये डिफाइन किसने किया है? एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन एंड अदर मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स ने इसे डिफाइन किया है या क्लासिफाइड किया है। अब डिसलेक्सिया क्या होता है? तो इसमें जो है बच्चे को राइटिंग रीडिंग में परेशानी होती है, बच्चा जो है रीड नहीं कर पाता है, राइट नहीं कर पाता है, ठीक है, प्रोसेस डिसऑर्डर। डिस्ग्राफिया जिसमें लिखने में परेशानी होगी, हैंड राइटिंग परेशानी हो, मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम्स होंगी, फाइन मोटर स्किल्स हो गई, ठीक है, ये डिस्ग्राफिया का हो गया। डिसकैलकुलिया जिसमें मैथ्स प्रॉब्लम, मैथ्स करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चे का, जैसे मोर देन कौन सा है, ग्रेटर देन कौन सा है, जो साइन लैंग्वेज है उसमें कि ग्रेटर देन का कौन सा साइन है, मोर देन का कौन सा साइन है, इसमें प्रॉब्लम होगी। मल्टीप्लिकेशन जो भी बेसिक कैलकुलेशन होता है उसमें डिफ़िकल्टीज़ होंगी। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, साउंड्स को क्लियर सुन नहीं पाता है बच्चा, ठीक है, अगर सुन पाता है तो वो ब्रेन तक जो है उसका इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं पहुंच पाता है। मतलब टीचर्स ने बोला बी तो बच्चे ने सुना डी, ठीक है, तो वो उसका अपोजिट सुन लेता है, तो इसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं बच्चों को, ठीक है। द ब्रेन मिस इंटरप्रेट्स द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द ईयर्स, यानी वही एग्जांपल सेम कि अगर टीचर्स ने या किसी ने बोला बी शब्द का प्रयोग किया तो बच्चा उसको जो है डीप समझ लेता है, उसको डी सुनाई देता है, यानी उल्टा सुनाई देता है। तो ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का एक कारण है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर LPD, ये भी एक ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक चैलेंजेस आती हैं, जैसे स्पोकन लैंग्वेज जब हम बोल रहे हैं तो प्रोसेस करने में दिक्कत आएगी। साथ ही एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ने बताया है कि डिफ़िकल्टीज अटैचिंग मीनिंग ऑफ टू साउंड ग्रुप्स दैट फॉर्म वर्ड्स सेंटेंस और स्टोरीज, यानी कि बच्चे को परेशानी होती है वर्ड्स को सुनने में, अगर कोई वर्ड्स है साउंड, वर्ड्स की साउंड है, या सेंटेंस में हम बोल रहे हैं, या कोई स्टोरी सुना रहे हैं किसी ग्रुप में, जैसे 10 बच्चे बैठे हुए हैं उनको हम कोई वर्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है, या कोई सेंटेंस बोल रहे हैं लिखने के लिए,
या बोलने के लिए कह रहे हैं या स्टोरीज सुना रहे हैं, या लिखने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है बच्चे को परेशानी होती है। नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इसमें इनेबल टू स्पीक, बच्चा बोल नहीं सकता है। व्हाट रेफर्स टू डिफ़िकल्टीज टू अंडरस्टैंड नॉन वर्बल बिहेवियर्स, इसको नॉन वर्बल बिहेवियर्स भी समझने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। और सोशल क्यूज़ फ्रॉम अदर्स सच एज बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन के माध्यम से जो है बच्चा बता पाता है। कभी कभी फेशियल एक्सप्रेशंस भी नहीं समझ पाता है, ठीक है, कहीं विजुअल परसेप्शन या विजुअल मोटर डिफिसिट, इसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है पुअर होता है बच्चे का। हैंडलिंग स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, मतलब छोटे से वस्तु को उठाने में डिफ़िकल्टी होगी, जैसे पेंसिल हो गया, सीजर हो गया, ठीक है। और लॉसिंग वन प्लेस व्हेन रीडिंग करने में। ट्रबल नेविगेटिंग सराउंडिंग, आसपास जाने में परेशानी होगी। अनयूजुअल आई एक्टिविटीज़ करता रहेगा। एंड ट्राई टू फॉलो वर्ड्स और मोशंस को ट्राई करता है कि वो फॉलो करते। अब एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो है वो उसने कैसे डिफाइन किया है, तो डिसकैलकुलिया, जिसमें आल्सो नोन एज नंबर डिसलेक्सिया, कुछ परसेंट 5 से 10% ऐसे बच्चे हैं पॉपुलेशन में जिनको परेशानी होती है। अब डिसकैलकुलिया में क्या क्या चीज़ अफेक्ट होंगी। अफेक्ट्स इन अ पर्सन एबिलिटी टू कंप्रीहेंड नंबर्स, को समझने में दिक्कत होता है। मेमोराइज मैथ फैक्ट्स को याद करने में प्रॉब्लम होगी। इट इज़ कॉमन एंड ऑफ्टन ओवरलुक्ड। Someone who has it when some scientists, engineers and mathematicians have it। किन किन चीज़ों में डिसकैलकुलिया वाले जो बच्चे होते हैं उनको क्या क्या चीज़ों में परेशानी होगी। सीइंग हाउ नंबर फिट एंड एसोसिएट टुगेदर, मतलब एक नंबर को दूसरे के साथ कैसे जोड़ें, घटाएं या गुना करें या भाग करें, उसमें दिक्कत होगी। काउंटिंग करने में दिक्कत होती है। रिकॉल करने में दिक्कत होती है। मैथ फैक्ट्स को 2 + 4 6 होता है, पर बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाएगा सिंबल्स में, प्लस करना है कि माइनस करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है कॉन्सेप्ट को। जैसे ग्रेटर दैन या लेस दैन हो गया तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। मनी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। लेफ़्ट कौन सा है, राइट का, यानी डायरेक्शंस को नहीं बता पाता है, ठीक है, ये डिसकैलकुलिया होगा। डिसलेक्सिया में बच्चे की जो है रीडिंग, स्पेलिंग और राइटिंग जो है अफेक्ट होती है। इसमें क्या स्ट्रगल करता है बच्चा, साउंडिंग आउट रिटन वर्ड्स, यानी जो साउंड निकला है जो वर्ड्स का, जैसे बैड मैंने बोला है बच्चे को लिखने के लिए, ठीक है, BAD बैड बोला है, अब बैड की जगह वो DAD लिख दे रहा है या DAB लिख रहा है, ठीक है, तो ये मिस्टेक्स है हो जाती हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई इसमें, पर साउंड में ऊपर वाले में जो था साउंडिंग आउट रिटन वर्ड्स, यानी मैंने बैड बोला बच्चे ने डैड लिखा, तो ये प्रॉब्लम्स है, साउंडिंग प्रॉब्लम। स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन, यानी रीड नहीं कर पाता है, वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, सिंपल वर्ड्स को लर्न नहीं कर पाता है, भूल जाता है। लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स जो है उसको नहीं समझ पाता है बच्चा। फोनेमिक और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में परेशानी होती है। और एबिलिटी टू हियर, सुनने में, आइडेंटिफाई करने में और चेंज द साउंड ऑफ स्ट्रक्चर स्पोकन वर्ड्स, इनमें दिक्कत होता है। जैसे कि एग्जांपल में पिक आउट वर्ड्स दैट राइम और काउंट सिलेबल्स में प्रॉब्लम्स होंगी बच्चे को। डिसग्राफिया, जिसमें लिखने में परेशानी होती है। इनेबल टू टाइपिंग, राइटिंग, स्पेलिंग्स इनमें, ठीक है, जैसे फॉर्मिंग लेटर लिखना है, ठीक है, तो वो नहीं लिख पाता है। राइटिंग विथ प्रॉपर ग्रामर, तो इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। स्पेसिंग लेटर करेक्टली, यानी एक लेटर को लिखने के लिए
या कोई वर्ड्स लिख रहे हैं छोटा सा, जैसे स्ट्रगल लिखना ही है, तो स्ट्रगल लिखने में जो है वो एक प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए। वो गैप समझ नहीं पाता है बच्चा, कभी एस लिखा है फिर गैप ज़्यादा कर दिया, फिर टी लिखा, फिर आर उसी के साथ जोड़ दिया, फिर गैप कर दिया, फिर जी एक साथ लिख दिया, फिर गैप कर दिया। ऐसे करके ये सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। होल्ड कैसे करना है पेंसिल और इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करना है वो नहीं समझ पाता है। हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब होती है बच्चे की इसमें, और मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम्स होगी, यानी फाइन मोटर स्किल्स में खासकर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर APD अफेक्ट पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट वर्ड और साउंड मीन्स, मतलब शब्द हम क्या बोल रहे हैं और वो साउंड उसे क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, हम बोल कुछ और रहे हैं और बच्चा समझ कुछ और रहा है, इसमें ये दिक्कत होता है। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू हियरिंग और इंटेलिजेंस, ये रिलेटेड नहीं है हियरिंग इशू से या इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसके कारण हो सकते हैं ब्रेन इंजरीज हो सकती है, प्रीमेच्योर बर्थ और इलनेस हो सकता है इसका कारण APD होने की। और स्ट्रगल किस में करता है बच्चा? नॉचिंग, कंपेयर करना है एक दूसरे से कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, डिफरेंस सेपरेट साउंड, जैसे कैट बैट, इनमें डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि कैट है और बैट है, इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता है बच्चा। साउंड इज़ नॉइजी सेटिंग, रिकॉल द ऑडिटरी मेमोरीज, रिकॉलिंग करने में प्रॉब्लम होगी, अंडरस्टैंड करने में वर्ड्स को, और रिमेंबर याद करने में प्रॉपर ऑर्डर में। ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर हमने बताया, अब उसको याद करने में, रिकॉल करने में, अंडरस्टैंड करने में जो है बच्चे को परेशानी होगी। या डायरेक्शन को फॉलो कराना है, ठीक है, तो उसमें भी परेशानी होती है APD वाले बच्चों को। स्लो टू रिस्पॉन्ड इन कन्वर्सेशन, अगर कोई बातचीत कर रहा है, ठीक है, सामने से हम अगर किसी बच्चे से कुछ पूछते हैं तो वो बहुत ही स्लो रिस्पॉन्ड देता है या कुछ समय बाद रिस्पॉन्ड करेगा उस चीज़ को, क्योंकि उनका इन्फॉर्मेशन जो है लेट पहुंचता है ब्रेन तक। LPD यानी लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये सबसेट है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का। ठीक है, वर्ड्स में, सेंटेंस में और स्टोरीज में प्रॉब्लम्स होती हैं इसको। इसमें 2 टाइप्स हैं, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर 2 टाइप, एक्सप्रेस करना कि कैसे एक्सप्रेस करना है दूसरे से या क्लासमेट्स के साथ कैसे एक्सप्रेस करना है, अपनी बातों को कैसे रखना है, और रिसेप्टिव यानी जो टीचर्स बता रहा है, ठीक है, या जो क्लासमेट्स मुझे कह रहे हैं उसको समझना, उसे रिसीव करना, इसमें प्रॉब्लम्स होती है। एक्सप्रेसिंग एंड थॉट एंड फीलिंग, अपनी फीलिंग को शेयर करने में दिक्कत होगी। रिसेप्टिव यानी अंडरस्टैंड व्हाट पीपल, मतलब पीपल लोग क्या कह रहे हैं उसको समझने में दिक्कत होता है। ठीक है, मे बी अ लेट टॉकर अ चाइल्ड, मे बी अपीयर शाई, ज़्यादातर बच्चे शाई होते हैं। लिमिटेड वोकैबुलरी होती है उनके साथ, ठीक है, वोकैब जो है कंप्लीटली नहीं होती है, समझ नहीं पाते हैं, अटक जाएंगे कहीं। वर्ड्स टू गेट स्टक ऑन द लिप ऑन देयर टंग, उनके लिप और टंग के बीच वर्ड्स जैसे हकलाना होता है ना, जैसे बीच में कुछ वर्ड्स मिस हो गए, तो ये LPD के कारण होता है। नॉन सेंसियल सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस नहीं बता क्लियर कर पाएंगे। नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर NLVD, फुल फॉर्म भी आता है, इन सब के फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं 1 मार्किंग में, इसलिए इनके फुल फॉर्म्स भी याद रखने हैं। डिकोड नॉन वर्बल वेयर ऑन सोशल क्यूज जो है अफेक्ट होता है इससे, इसमें डिफ़िकल्टी होती है। मोटर और विजुअल स्पिरिचुअल स्किल्स में डिफ़िकल्ट होता है। इसमें जो है बच्चा एकेडमिकली तो चलो कर लेता है, स्ट्रगल कर लेगा, लेकिन सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट्स में है जो वीक पड़ जाता है। बॉडी लैंग्वेज कैसी है ये नहीं समझ पाता है किसी व्यक्ति का, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है ये नहीं समझ पाता है, और टोन ऑफ वॉइस, आवाज़ को नहीं समझ पाता है, न सुन क्लियरली नहीं समझ पाता है, कंसेप्ट नहीं
अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है वो कॉम्प्रिहेंड करने में या बताने में दिक्कत होती है। अर्ली स्पीच एंड लैंग्वेज जैसे टॉक लाइक अ ग्रो अप फ्रॉम यंग एज, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स होगी। एनेक्सिटी एंड डिफिकल्टी टू कॉपिंग विथ चैलेंज। विजुअल परसेप्चुअल मोटर डिफिसिट, ठीक है, इसमें क्या होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होगा बच्चे का, ठीक है। साथ ही ट्रैक योर वर्ड्स वाइल रीडिंग, मतलब ट्रैकिंग करने में, जैसे यहाँ पे ट्रैकिंग का मतलब इन द सेंस ऑफ रीड जब हम कर रहे हैं, जैसे मे स्ट्रगल विथ, मैं रीड कर रहा हूँ जैसे, तो इसमें जो है बच्चा मे के बाद वो एक साथ ही स्ट्रगल विथ बोल नहीं पाता, वो उसको मे के बाद फिर भूल जाएगा कि कहाँ अब हम पढ़ रहे थे, याद नहीं रहता है उसको विजुअल परसेप्शन में, ठीक है। मे के बाद वो सीधा देयर प्लेस इज रीडिंग एंड मैथ ऐसे पढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो वो कहाँ पे हम पढ़ रहे थे वो भूल जाएगा, प्लेस रीडिंग भूल जाएगा, ठीक है। पेंसिल्स क्रेयॉन्स सीजर्स इनका प्रयोग का करता है, और साथ ही फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में भी उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेट लाइन में लिखने में, जैसे राइटिंग कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में नहीं लिखेगा। जैसे यहाँ पे मे स्ट्रगल विथ लिखा हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन में, वो मे स्ट्रगल जैसे एक लाइन ना लिखे लाइन के ऊपर लिख सकता है, लाइन के नीचे लिख सकता है, ठीक है, ऐसे दिक्कत हो। अब एंड कंफ्यूज में लेटर डिस्क्रिमिनेशन में भी वो कंफ्यूज हो जाएगा, जैसे को डी को बी समझ लेगा, बी को डी समझ लेता है, यू को एन समझ लेगा, एन को यू समझ लेता है, ठीक है, इसमें परेशानी होती है। एम को डब्लू और डब्लू को एम लिखने लगता है, तो ये विजुअल परसेप्चुअल या विजुअल मोटर डिफिसिट के कारण होता है, ठीक है। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या चीज़ हो सकती हैं। स्टूडेंट परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स में रिक्वायर अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। एग्जांपल्स में विजुअल लर्नर्स विल हैव डिफिकल्टी लर्निंग फ्रॉम लेक्चर्स। विजुअल लर्नर्स जो होते हैं उनको लेक्चर्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेक्चर्स को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑडिटरी स्किल्स उनकी वीक होती है। नोट टेकर और इंडिविजुअल ट्यूटरिंग की आवश्यकता होगी, बोथ ऑफ विच में बी सप्लाइड बाई DSS में भी रिक्वायर्ड, शायद अगर रिक्वायर है तो। ऑन द अदर हैंड हु हैव डिफिकल्टी विद रिटेन सिम्बल्स, अब जिस बच्चे को रिटेन लिखने में परेशानी है तो वो रीडर खोजेगा या टैप रिकॉर्डर के माध्यम से सुन करके वो समझ सकता है, ठीक है। स्टूडेंट हुज एबिलिटी टू कंसंट्रेट इज हैम्पर्ड बाय ऑडिटरी और विजुअल डिस्ट्रैक्शन के कारण जो है, अगर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है क्लासरूम में बच्चा, तो बच्चे को एक शेड्यूल स्पेस देना चाहिए और टू टेक टेस्ट और टू डू रिटन वर्क, उसे रिटन वर्क प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ईजिली से खुद से पढ़ के सेल्फ स्टडी करके समझ सके। नॉट एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन द राइटिंग। Examples: amount of scientists, mathematicians and other who have poor reading और writing skill due to the learning disabilities के कारण इनकी जो है रीडिंग और राइटिंग स्किल्स जो है पुअर होती है। ओरल एग्जामिनेशन एंड रिपोर्ट्स वुड प्रोवाइड मोर वैलिडेशन वैल्यू और स्टूडेंट माइट द टाइपराइटर और वर्ड प्रोसेसर का यूज़ कर सकते हैं। ऑल्थो लर्निंग डिसेबिलिटी कैन नॉट बी क्योर नहीं हो सकता है, पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है। कुछ इंस्ट्रूमेंटल इंटरवेंशन और कंपेंसेटरी स्ट्रेटजी से जो है हम इसको कुछ हद तक कम करने का प्रयास कर सकते हैं या रोकने में प्रयास कर सकते हैं, या फिर पॉसिबल हो तो स्टूडेंट को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे हैं तो पॉसिबल हो तो उसके करिकुलम को मॉडिफाई कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं ताकि समझ सके, ठीक है। अब कुछ रिकमेंडेशन किया गया है जिसके माध्यम से बच्चे को समझ में आए, ठीक है, जैसे अल्टरनेटिव असाइनमेंट प्रोवाइड कराया, जैसे प्रोजेक्ट हो गया, पेपर हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया या प्रेजेंटेशन। अगर हमने कोई असाइनमेंट दिया है तब बच्चे को ऑप्शन दिया जाए कि
वो लिख करके देना चाहता है, असाइनमेंट कंप्लीट करेगा, या फिर पेपर वर्क करके करेगा, या प्रोजेक्ट वर्क करके तैयार करेगा, या वो क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करेगा उस प्रोजेक्ट को, या प्रेजेंटेशन देगा। ठीक है। बुक्स ऑन टैप, बुक्स की किताबें हैं, या फिर इसमें हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जैसे अगर हमें कोई चीज़ देना है बच्चे को तो हम प्रोजेक्ट या पेपर के या डेमोन्स्ट्रेट करके समझा सकते हैं, या प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसे मटेरियल्स प्रोवाइड करा सकते हैं। बुक्स ऑन टैब, टेप बुक्स का टेप जो है रिकॉर्डिंग वाला वो दे सकते हैं। टेस्टिंग में अकोमोडेट कर सकते हैं, जैसे उसको टाइम दे, जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए 2.5 घंटे का, आधे घंटे एक्स्ट्रा टाइम दे उसके लिए। ठीक है। टेस्ट टू बी रीड टू द स्टूडेंट को रीड करके हम टेस्ट ले सकते हैं कि हाँ बच्चे रीड करने में ठीक है या नहीं है। डेडिकेटेड इनटू टेप रिकॉर्डर फॉर ट्रांसक्रिप्शंस एंड यूज़ वर्ड प्रोसेसर, लैंग्वेज मास्टर और स्पेलिंग चेक, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें यूज़ करना है। अब मैनेजमेंट कैसे करें, तो स्पेशल एजुकेशन क्लासेस आर द प्लेस ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट कौन सा होता है, स्पेशल एजुकेशन, और इसमें फोकस क्या किया जाता है, बच्चे की ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाता है, उसकी एक्टिविटीज़, उसके लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि बच्चा जो है ओरली जो है ठीक हो सके, रीड कर सके, राइट कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है, साइकोलॉजिस्ट है, टीचर्स है, ये सारे जो है मिल कर के एक ग्रुप मेंबर बनाते हैं। ठीक है। जैसे आईपी में एक ग्रुप मेंबर होता है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी एक ग्रुप मेंबर तैयार करते हैं। ठीक है। सभी मिल कर के एक साथ काम करते हैं। अनदर ट्रीटमेंट, चाइल्ड के नीड के अनुसार आईपी बनाना। ठीक है। साथ उसमें टीचर्स भी होंगे, सभी ओटीपीटी एसटी साइकोलॉजिस्ट भी होंगे और पेरेंट्स भी होंगे, और साथ ही मॉनिटर करना प्रोग्रेस कि चाइल्ड का जो है कैसा प्रोग्रेस चल रहा है। ठीक है। वो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, वर्बल में, रिटन में, कॉम्प्रिहेंशन में, सोशल स्किल्स, मोटर स्किल्स, स्कूल या होम में जो एक्टिविटीज़ करा रहे हैं उसका प्रोग्रेस क्या है, इसका ध्यान रखना। डिफरेंट टाइप के असेसमेंट्स करना, असाइनमेंट प्रोवाइड करना, और साथ ही असेसमेंट करना बच्चे का डिफरेंट तरीके से कि वो बच्चा जो है किस लेवल पे है। ठीक है। क्लास साइज, नंबर ऑफ टीचर्स एंड नीड फॉर थेरेपी, और किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से थेरेपी की बच्चे को ज़रूरत है, किसकी नहीं है। प्रोवाइड एक्सेस टू प्रोग्राम और ट्यूटर्स दैट कैन हेल्प द चाइल्ड इम्प्रूव योर प्रोसेसिंग स्किल्स। हमें प्रोवाइड कराना चाहिए ट्यूटर्स जो जिसके माध्यम से या जिसकी सहायता से बच्चा जो है अपने प्रोसेसिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। साथ ही बच्चे को एक एंड सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना चाहिए, और उसे इनकरेज करना चाहिए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए। राइटिंग स्किल्स के अगर कोई कंपटीशन हो रहा है तो उसमें इनकरेज करना चाहिए कि हाँ आप इसमें भाग लो। इनकरेज फ्री राइटिंग एंड टीच बेसिक कंसेप्ट यूजिंग कंक्रीट ऑब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट सिखाना चाहिए, और फ्री राइटिंग के लिए इनकरेज करना चाहिए बच्चे को। गिव चिल्ड्रेन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट टू फैमिली सिचुएशन, यानी फैमिली सिचुएशन मतलब घर पर भी जो है बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना चाहिए। जैसे मनी कंसेप्ट हो गया तो हम घर पे भी इसको आसानी से ईजिली तरीके से सिखा सकते हैं। प्रोवाइड एक्सेस टू ट्यूटर्स एंड हेल्प टू इम्प्रूव योर मैथ स्किल्स। चिल्ड्रेन की ट्रैक द प्रॉब्लम, और साथ ही बच्चे को हेल्प करे ट्रैक करने में कि उसका प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन कौन सा है। ठीक है। अब विजुअल लर्नर्स जो होते हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, टू इम्प्रूव अब विजुअल लर्नर्स, उनको जो परेशानियां है, जो विजुअल लर्नर्स है उनको परेशानी जो होती है, दिक्कतें का सामना जो करना पड़ता है, वो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। तो विजुअलाइज व्हाट यू आर स्टडिंग, आप जो भी पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसको वो विजुअलाइज होना चाहिए। यूज़ कलर इन योर नोट्स, जैसे कलर पेन या हाइलाइटर का प्रयोग करें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट्स कर दें। ठीक है। विजुअलाइज व्हाट द इंस्ट्रक्टर इज लेक्चरिंग एंड अबाउट
आई ड्रॉ पिक्चर एंड डायग्राम्स। ठीक है, जो भी हमने पढ़ाया है या नोट्स दिया या इंस्ट्रक्शन दिया उसको डायग्राम के थ्रू, पिक्चर के थ्रू जो है, लेक्चर जो भी प्रोवाइड कराया उसको डायग्राम के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू ड्रॉ करके बताना चाहिए। माइंड मैप्स भी है एक बहुत अच्छा माध्यम बच्चे को सिखाने का, नोट्स तैयार करने का। ठीक है, और यूज़ पिक्चर एंड ग्राफ्स टू रिइंफोर्स लर्नर एंड फ्रॉम एक्टिव वीडियोज़। ठीक है, ताकि बच्चा जो है ग्राफ्स के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से सीख सके और वीडियो देखकर भी सीख सके। अब ऑडिटरी लर्नर्स है, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो लिसन टू टेप्स ऑफ रिकॉर्डर, असाइनमेंट का टेप रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करा सकते हैं। टेक्स्ट बुक का रीडिंग का जो है टेप रिकॉर्डर प्रोवाइड करा सकते हैं। रीड आउट लाउड आई टॉक ओवर आइडियाज़ फ्रॉम क्लास व्हाट यू स्टडिंग विथ अदर स्टूडेंट्स, मतलब और बच्चों के साथ कैसे स्टडी या और बच्चे कैसे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, रीड आउट कर रहे हैं, उसका एक आइडिया प्रोवाइड करा सकते हैं। और साथ ही पार्टिसिपेट कराएं क्लासरूम डिस्कशन में। ठीक है, उसको ऑडियो टेप सब्जेक्ट से रिलेटेड सुना सकते हैं, उसके माध्यम से भी जो है बच्चा का इम्प्रूव होगा ऑडिटरी लर्नर। हैंड्स ऑन लर्नर, हैंड एक्टिविटीज़ जो है, तो स्टैंड अप एंड मूव अराउंड वाइल यू आर स्टडिंग, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स वाइल स्टडिंग, मतलब बीच बीच में ब्रेक भी देना चाहिए। ये नहीं कि लगातार बिठा रखा है 1 घंटे तक बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हर 30 मिनट में 10 मिनट का गैप होना ही चाहिए। मेक यूज़ ऑफ योर हैंड्स एंड राइट थिंग्स डाउन एज योर स्टडीज, यानी कि जो आपने स्टडी किया है उसे आप अपने हाथों से लिखें, उससे क्या होगा कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जो है इम्प्रूव होगी। यूज़ द कंप्यूटर टू रीइंफोर्स लर्नर्स, ठीक है, कंप्यूटर को प्रयोग करने देना चाहिए। फिजिकली एक्टिविटीज़ कराना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स कराना चाहिए ऑब्जेक्ट के साथ, और मेमोराइज और ड्रिल एक्टिविटीज़ भी करानी चाहिए, जैसे वॉकिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया। ये सारी चीज़ कराने से क्या होगा, बच्चे का हैंड्स ऑन लर्नर एक्टिविटीज़ जो है या आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव होगा। इस चैप्टर में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच और कमेंट्स करें।